हेलो स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 10 मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट में आज हम देखने वाले हैं टॉपिक्स राइट हैंड थंब रूल, लॉरेंट्ज फोर्स एंड इक्वेशन ऑफ लॉरेंट्ज फोर्स लॉ। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये लेसन में आज हम देखने वाले हैं हाउ द मैग्नेटिक फील्ड्स आर प्रोड्यूस बाय एन इलेक्ट्रिक करंट, यानी मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है ये हम इसमें देखने वाले हैं। टोटल मैग्नेटिज्म हम देखने वाले हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर वी कंसिडर अ वायर विच कैरीज द करंट। एक वायर को कंसिडर करेंगे जिसमें से करंट पास होता है। तो दिस इज़ अ वायर थ्रू विच करंट आई फ्लोज। ठीक है, अब व्हेन द करंट आई फ्लोज थ्रू द वायर वी नो दैट क्या तैयार होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस। यहाँ पे क्या तैयार होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ये हमने देखा हुआ है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू हंस क्रिश्चियन ओयरेस्टेड ही फर्स्ट डिस्कवर्ड दैट कि मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू अ वायर। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार होता है ना, वैसे ही करंट पास करने से वहाँ पे क्या तैयार होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी तैयार होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड मीन्स क्या है, एक स्पेस ऐसी तैयार होंगी अराउंड द वायर इन विच वी शो द मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी। ओके, अगर जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड यानी क्या है, अ स्पेस अराउंड विच अ चार्ज एक्सपीरियंस इज इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे भी एक स्पेस ऐसी तैयार होगी, वहाँ पे हम मैग्नेटिज्म का अनुभव करेंगे। ओके, तो कब होगी ये तैयार, व्हेन द करंट पास थ्रू द वायर। ठीक है, तो ये जो है जैसे ही अकॉर्डिंग टू ओरेस्टेड कि दिस मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस व्हेन द करंट आई इज पासिंग थ्रू अ वायर। लेटर गॉस, हेनरी, फैराडे, ये तीन साइंटिस्ट ने भी ऐसे डिस्कवर किया कि मैग्नेटिक फील्ड इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पार्टनर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इज़ द इम्पोर्टेंट पार्टनर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड आफ्टर दैट मैक्सवेल्स हाईलाइटेड देयर इज़ अ रिलेशनशिप, दोनों में भी रिलेशनशिप है, किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों में कुछ एक रिलेशनशिप है, जिसकी वजह से आज हम हमारे जीवन में, हमारे डे टू डे लाइफ में वेरियस एप्लीकेशंस देख रहे हैं। वेरियस एप्लीकेशन यानी फर्स्ट मेनली कंप्यूटर इज़ application of electric field as well as the magnetic field. There is a relationship between the electric field and magnetic field, and due to this relationship we see the various applications in our day to day life. अपने day to day life में हम बहुत सारी applications देख रहे हैं, mainly the computer, then various communication systems, electrical motors and generators. ओके, तो क्या है रिलेशनशिप हम देखेंगे, बट पहले इसको समझने के लिए हम देखते हैं कि हमारे लेसन का जो नाम है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। तो ये क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी क्या, इसको हम समझेंगे कि अभी हमने देखा जैसे कि करंट आई इज़ प्रोड्यूस when current I is passing through the wire, then magnetic field is produced around it. तो यही जो इफेक्ट है, दिस इज नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, यानी जैसे ही आई करंट पास होता है वायर से, मैग्नेटिक फील्ड वायर के अराउंड प्रोड्यूस होती है। दिस इफेक्ट इज नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो यही डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे डेफिनेशन। अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस अराउंड अ वायर कैरिंग करंट, दिस इज नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है व्हेन द करंट आई इज पासिंग थ्रू दिस वायर, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस, तो ये इफेक्ट को क्या कहेंगे हम, दिस इज नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, समझ में आया। तो अभी हम देखेंगे कि कैसे उसकी डायरेक्शन रहती है और कहाँ पे करंट रहता है, और उसकी डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी रहती है, ये दोनों को हम समझेंगे।
ठीक है। तो इसके लिए हम देखने वाले हैं राइट हैंड रूल। आपको नेक्स्ट हेडिंग दिखाई दे रहा है राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल के लिए हम हमारा राइट हैंड यूज़ करेंगे। आप भी अपना राइट हैंड को यूज़ करो। अब हमको क्या करना है, हमारा जो थंब है, देखो आपको पिक्चर में हैंड दिख रहा है, हैंड का पिक्चर दिख रहा है, तो उसमें आपको थंब जो है उसको स्ट्रेच किया हुआ आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो अभी आपको भी अपना राइट हैंड का थंब स्ट्रेच करना है। देन जो इंडेक्स फिंगर है उसको भी स्ट्रेच करना है, एंड मिडल फिंगर की जैसे पोजीशन दी है, दिस इज़ इंडेक्स फिंगर। ये जो हमारी है इंडेक्स फिंगर, देखो मैं लिख रही हूँ कौन सी इंडेक्स फिंगर कैसी रखी हुई है, एंड जो नीचे है इट इज़ द मिडल फिंगर। नीचे जो पॉइंट कर रहा है इट इज़ द मिडल फिंगर। ठीक है। एंड दिस इज़ द थंब ऊपर स्ट्रेच किया हुआ है। तो तीनों हमारे फिंगर्स को, हमको थंब को स्ट्रेच करना है, इंडेक्स फिंगर को स्ट्रेच करना है, एंड मिडल फिंगर को भी स्ट्रेच करना है। देन कैसे होता है देखो, तो ये ऐसी पोजीशन करने के बाद में आपको दिखाई देता है कि जो स्ट्रेच फिंगर है, स्ट्रेच थंब जो है वो क्या इंडिकेट करता है। ये पहले तो देख लो, ये तीनों भी, ये सपोज़ आपका ये स्ट्रेच थंब है, दिस इज़ थंब, ये हमारा थंब है। ठीक है। ये हमारा इंडेक्स फिंगर है, दिस इज़ इंडेक्स फिंगर। एंड जो नीचे है वो है हमारी मिडल फिंगर, दिस इज़ द मिडल फिंगर। देन हमको ये तीनों को कैसे हमने रखा हुआ है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऑल द थ्री आर परपेंडिकुलर। कैसी है वो, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर है तीनों भी। ठीक है, ऐसे रखना है। तीनों कैसे है, परपेंडिकुलर है। तो इंडेक्स फिंगर क्या इंडिकेट्स करती है, इंडेक्स फिंगर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इंडेक्स फिंगर क्या इंडिकेट करती है, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ओके। देन thumb shows the direction of the motion of the conductor, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर। एंड जो करंट पास हो रहा है ना उसमें से वो कौन इंडिकेट करता है, ये थंब इंडिकेट करता है। ओके। एंड मिडल फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। जो इंड्यूस करंट तैयार हो रहा है वो कहाँ कैसे इंडिकेट करता है, कौन इंडिकेट करता है, मिडल फिंगर इंडिकेट करता है। तो आपको समझ में आया ये कि जो इंडेक्स फिंगर इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडल फिंगर इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, एंड द स्ट्रेच थंब इंडिकेट मोशन ऑफ द कंडक्टर। मोशन ऑफ द कंडक्टर कौन इंडिकेट करता है, थंब इंडिकेट करता है। ओके। तो दिस इज़ नोन एज राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल क्या बताता है कि स्ट्रेच द थंब, क्या स्ट्रेच करना है, पहले थंब को स्ट्रेच करना है, देन इंडेक्स फिंगर को स्ट्रेच करना है, एंड मिडल फिंगर को, राइट हैंड के मिडल फिंगर को स्ट्रेच करना है। एंड कैसे स्ट्रेच करना है कि ऑल द थ्री आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है। देन इंडेक्स फिंगर इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर, एंड द मिडल फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। मिडल फिंगर क्या इंडिकेट करता है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ठीक है। दिस इज नोन एज राइट हैंड रूल। इसको ही क्या कहेंगे, राइट हैंड रूल। ओके। समझ में आया आपको क्या क्या है। तो यही याद रखना है आपको कि इफ़ वी स्ट्रेच आवर इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर एंड थंब, तीनों को स्ट्रेच कर लिया, सो दैट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तीनों भी कैसे रहने चाहिए, परपेंडिकुलर, तीनों भी परपेंडिकुलर होने चाहिए। ठीक है। देन द थंब इंडिकेट्स मोशन ऑफ द कंडक्टर। थंब क्या इंडिकेट करेगा, मोशन ऑफ द कंडक्टर इंडिकेट करेगा। जो इंडेक्स फिंगर क्या इंडिकेट करेगा, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंडिकेट करेगा। एंड मिडल फिंगर क्या इंडिकेट करेगा, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ठीक है। तो हमारा राइट हैंड रूल क्या कहता है हम देखेंगे कि पढ़ेंगे व्हाट इज़ द राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल यानी क्या है, देखो दिस इज़ द स्टेटमेंट, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। स्ट्रेच द थंब, इंडेक्स फिंगर एंड मिडल फिंगर ऑफ द राइट हैंड। राइट हैंड की थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर को स्ट्रेच करना है। कैसे स्ट्रेच करना है, सो दैट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कि वो तीनों भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो
उसमें से इंडेक्स फिंगर इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंडेक्स फिंगर क्या इंडिकेट करता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर एंड थंब क्या इंडिकेट करता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर एंड द मिडल फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। मिडल फिंगर क्या इंडिकेट करता है, डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट। ठीक है, दिस इज नोन एज राइट हैंड रूल। समझ में आया आपको? आप आपके राइट हैंड को करके देखिएगा। ठीक है, तो ये हमने राइट हैंड रूल देखा। अब उसमें ही हमको देखना है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल को हम देखेंगे तो राइट हैंड को ही यूज़ करना है और एक पेंसिल को हाथ में पकड़िए आप। ठीक है, राइट हैंड में पकड़िए। ओके, तो हमको क्या करना है कि अगर ऐसा इमेजिन करना है कि हमने वो पेंसिल, आप पहले आपके हाथ में राइट हैंड में आप पेंसिल या पेन उसको पकड़ो। ओके, पकड़ लिया आपने, तो उसके बाद में हमको क्या कहना है, जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है। सपोज़ ये जो है, ये आप पेंसिल पकड़ रहे हो, तो यहाँ पे जो हमने क्या पकड़ा हुआ है, तो हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर को पकड़ा हुआ है। ठीक है, एक वायर पकड़ा हुआ है, उसमें से करंट पास हो रहा है। ठीक है, किस हाथ से पकड़ा हुआ है, राइट हैंड से पकड़ा हुआ है। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि इफ़ वी carrying the wire carrying the current in our right hand and thumb is pointing, थंब को स्ट्रेच कर दिया। आप क्या करो, आपके हाथ में पेंसिल पेन लो, राइट हैंड में लो, पेंसिल या पेन लो राइट हैंड में और अपने थंब को बाहर निकालो। ठीक है, तो जो थंब कैसा पॉइंट करेगा, ऊपर के साइड, जैसे आपको डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये थंब क्या इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। क्या इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, और जो हमारी कर्ल फिंगर्स है, जो हमारी फिंगर्स है, वो क्या इंडिकेट कर रही है, वो इंडिकेट कर रही है, ये हमारी फिंगर्स कर्ल्ड है ना, कर्ल मुड़ी हुई है। ठीक है, ये कर्ल फिंगर्स क्या इंडिकेट कर रही है, इट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। वो क्या इंडिकेट कर रही है, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया? आपको क्या करना है, पेंसिल या पेन को राइट हैंड में लेना है, आपके थंब को बाहर निकालना है। तो जो बाहर वाला पॉइंट कर रहा है ना थंब, वो इंडिकेट करेगा करंट को। ठीक है, और जो कर्ल्ड फिंगर्स, जो आपकी 4 फिंगर्स जो कर्ल्ड यानी मुड़ी हुई है पेन की तरफ या पेंसिल की तरफ, तो वो जो कर्ल्ड फिंगर्स क्या इंडिकेट कर रही है, इट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि ये कर्ल्ड फिंगर्स क्या इंडिकेट कर रही है, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट। थंब क्या इंडिकेट कर रहा है, करंट कैसा फ्लो हो रहा है, तो वो इंडिकेट कर रहा है थंब, हमारा राइट हैंड का थंब। ओके, तो आप करके देखिए। चलो हम इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इमेजिन दैट अ करंट कैरिंग वायर इज ग्रैब विद योर राइट हैंड विद द थंब पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। अब हमको क्या करना है कि राइट हैंड ऐसा इमेजिन करना है कि करंट कैरिंग वायर को हमको पकड़ना है राइट हैंड में और थंब को बाहर की तरफ पॉइंट करना है। तो थंब क्या पॉइंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड फिंगर्स कर्ल्ड अराउंड, देन योर फिंगर्स कर्ल्ड अराउंड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो कर्ल्ड फिंगर्स है ना, वो क्या इंडिकेट करेगी, इट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो दिस इज़ द राइट हैंड थंब रूल। आपको डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है। ओके, समझ में आया? ठीक है, तो यही हमारी नोट्स है, आप इसको ही उतार लो। मैं इरेज कर लेती हूँ इसका, आप स्क्रीनशॉट लेकर यही आपको एज ए नोट्स करके प्रिपेयर करना है। तो स्टेट राइट हैंड थंब रूल, ऐसा क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए आ सकता है। ओके, तो नेक्स्ट हम देखेंगे टॉपिक। देखो, इसमें हम थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि हाउ वन कैन अकाउंट द फोर्स एक्सर्टेड बाय करंट कैरिंग वायर ऑन इट्स नेबरिंग करंट कैरिंग वायर। ये हमको देखना है। यानी यहाँ पे हम 2 वायर्स को कंसिडर कर रहे हैं। आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है वायर 1, वायर 2 वायर्स है, ये दोनों भी वायर्स है। वायर 1 आपको दिखाई दे रही है, वायर 2 आपको दिखाई दे रही है। ओके, तो कंसिडर दिस 2 वायर्स।
ठीक है। तो अब according to thumb rule, the magnetic field due to the current in the वायर वन में जो करंट तैयार होता है, करंट फ्लो हो रहा है वायर वन में, दिख रहा है आपको करंट फ्लो, ये जो एरो इंडिकेट कर रहा है वो करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड तैयार करेगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड तैयार करेगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट इन द वायर वन एट एनी पॉइंट ऑन द वायर टू इज़ डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। यानी ये जो वायर वन का मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू करंट इन द वायर वन एट एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट पे, इट पॉइंट ऑन द वायर टू पे भी पॉइंट करेगा, इट इज़ डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स, अब हमको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी देखना है, तो पहले हम देख लेते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन द वायर वन एट एनी पॉइंट ऑन वायर टू इज़ डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। सेकेंड क्या बोल रहे हैं, द इलेक्ट्रॉन फ्लो इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द कन्वेंशनल करंट। हमारी करंट की डायरेक्शन कैसी है, ये ऐसा है, हमारा करंट ऊपर फ्लो हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसा होगा, इट इज़ अपोजिट टू द करंट, ओके। तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन द डायरेक्शन अपोजिट to the conventional current, then the wire 2 experiences a force F towards wire 1। then अब दोनों वायर रखी हुई है आजू बाजू में, दोनों में से करंट फ्लो हो रहा है, तो वायर वन में जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से यहाँ पे क्या तैयार होगा, मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगा। तो वायर 2 भी क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स F एक्सपीरियंस करेगा टूवर्ड्स द वायर वन। वायर 2 में भी क्या तैयार होगा, फोर्स एक्सपीरियंस होगा, फोर्स, और वो कहाँ पे एक्सपीरियंस करेगा, टूवर्ड्स द वायर वन, ओके। समझ में आया। तो ये दो अगर करंट कैरिंग कंडक्टर्स हमने आजू बाजू में रखे तो क्या होगा, यही याद रखना है आपको कि पहले वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उसके बाजू में जो यानी उसके आजू बाजू में जो मैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है, तो वायर 2 में भी एक फोर्स तैयार होगा। तो वो क्या करेगा, टूवर्ड्स वायर 2 में क्या तैयार होगा, उसकी वजह से वायर 1 की वजह से एक फोर्स तैयार होगा टूवर्ड्स वायर 1, ओके। ये समझ में आया। तो ये आपको याद रखनी है पूरी स्ट्रेटेजी। अब वो फोर्स जो है इट इज़ नोन एज लॉरेंट्ज़ फोर्स, और लॉरेंट्ज़ फोर्स क्या है हमको देखना है। क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज़ लॉरेंट्ज़ फोर्स, ऑब्टेन इक्वेशन ऑफ लॉरेंट्ज़ फोर्स लॉ, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो लॉरेंट्ज़ फोर्स क्या है इसको हम पहले समझेंगे कि ठीक है। तो अब सपोज़ हम एक ऐसा पार्टिकल को कंसिडर करेंगे कि सपोज़ एक एरिया है जहाँ पे दोनों भी फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है एंड मैग्नेटिक फील्ड भी है, इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक फील्ड है। और सपोज एक पार्टिकल मूव हो रहा है थ्रू अ रीजन इन विच दिस 2 इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर प्रेजेंट। सपोज दिस पार्टिकल मूव हो रहा है इन द रीजन वेयर द इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस। तो ये जो पार्टिकल है ये एक्सपीरियंस क्या करेगा, दोनों भी फोर्सेस को एक्सपीरियंस करेगा, यानी इट एक्सपीरियंस net force experienced by that charged particle is the sum of electrostatic force and magnetic force and it is known as Lorentz force। यानी ये जो पार्टिकल है ये क्या एक्सपीरियंस करेगा, ये दोनों भी फोर्स के सम को एक्सपीरियंस करेगा, यानी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी एक्सपीरियंस करेगा प्लस मैग्नेटिक फोर्स भी एक्सपीरियंस करेगा, ओके। तो ये है हमारा लॉरेंट्ज़ फोर्स, इसको ही क्या कहा जाता है, इट इज़ नोन एज लॉरेंट्ज़ फोर्स। लॉरेंट्ज़ फोर्स इज़ द सम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। लॉरेंट्ज़ फोर्स क्या है, इट इज़ द सम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, ओके। तो हम अभी लॉरेंट्ज़ फोर्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे, आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है। लॉरेंट्ज़ फोर्स मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूव्स थ्रू अ रीजन इन विच बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर प्रेजेंट,
ठीक है, ऐसे रीजन में चार्ज पार्टिकल आ रहा है जहाँ पे इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स प्रेजेंट है, देन द नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय दैट चार्ज पार्टिकल, नेट फोर्स क्या एक्सपीरियंस करेगा चार्ज पार्टिकल, इट इज़ द सम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स एंड इट इज़ कॉल्ड एज लॉरेंट्ज फोर्स। तो चार्ज पार्टिकल क्या एक्सपीरियंस करेगा, नेट फोर्स उसका कैसा रहेगा, टोटल फोर्स उसका कैसा रहेगा, इट इज़ द सम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स एंड दिस टोटल फोर्स इज नोन एज लॉरेंट्ज फोर्स। उसको ही, ये टोटल फोर्स को हम क्या कहेंगे, इट इज़ नोन एज लॉरेंट्ज फोर्स। ठीक है, समझ में आया कि चार्ज पार्टिकल जैसे ही मूव होता है इन अ रीजन इन विच बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर प्रेजेंट, देन नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय दैट चार्ज पार्टिकल इज द सम ऑफ, कैसा रहेगा नेट फोर्स, इट इज़ द सम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स एंड ये जो टोटल फोर्स है इसको ही क्या कहेंगे, ये सम को ही हम क्या कहेंगे, लॉरेंट्ज फोर्स, इट इज़ नोन एज लॉरेंट्ज फोर्स। ओके, तो हम इक्वेशन ऑफ लॉरेंट्ज फोर्स को देखेंगे। इक्वेशन क्या है लॉरेंट्ज फोर्स का, तो हम कंसिडर करेंगे कि एक चार्ज पार्टिकल है Q, हमारा चार्ज पार्टिकल है Q, ठीक है, Q नाम का चार्ज पार्टिकल है, वो मूव हो रहा है, कहाँ पे मूव हो रहा है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है, इलेक्ट्रिक फील्ड E भी है और मैग्नेटिक फील्ड B भी है। ये सपोज ये हमारा चार्ज पार्टिकल Q है, ये मूव हो रहा है कहाँ पे, ऐसे रीजन पे जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E भी प्रेजेंट है और मैग्नेटिक फील्ड B भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो वेक्टर से दिखाना है इलेक्ट्रिक फील्ड E, मैग्नेटिक फील्ड B एंड और मूव हो रहा है, तो उसकी वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज़ वेक्टर V। ठीक है, वे कौन से वेलोसिटी से मूव हो रहा है, वेलोसिटी V से मूव हो रहा है। ठीक है, तो हमको मालूम है कि इलेक्ट्रिक फोर्स उसके ऊपर क्या रहेगा, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू क्या रहेगी, तो इलेक्ट्रिक फोर्स रहेगा, हमने देखा हुआ है इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन दैट चार्ज Q इट इज़ इक्वल टू Q इंटू E। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या रहेगा, Q इंटू E। और मैग्नेटिक फोर्स क्या रहेगा, फिर ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स, तो मैग्नेटिक फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय Fm। मैग्नेटिक फोर्स रहेगा Fm इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B, ये रहेगा हमारा मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, मैं पीछे लिखती हूँ, देखो क्या 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 कहा है हमने कि वो चार्ज Q जो है वो एंटर हुआ है ऐसे रीजन में जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या है, B है। कैस वेलोसिटी उसकी क्या है, विथ वेलोसिटी वेक्टर V है, देन वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, देन वी राइट हियर इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज Q, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज Q इज इक्वल टू क्या रहेगा, इट इज़ Fe, इलेक्ट्रिक का E लिखेंगे, इट इज़ इक्वल टू Q इंटू कैपिटल। ठीक है, देन मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, मैग्नेटिक फोर्स क्या रहेगा, मैग्नेटिक फोर्स ऑन, ये हमारी नोट्स है, आप भी मेरे साथ लिखिएगा, आपकी भी प्रैक्टिस होगी, चार्ज Q इज इक्वल टू क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड वी डिनोटेड बाय Fm, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड नहीं मैग्नेटिक फोर्स, इट इज़ इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B, ये रहेगा। ठीक है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस है, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है। ठीक है, तो नेट फोर्स अकॉर्डिंग टू लॉरेंट्स लॉ हमने देखा है अभी कि नेट फोर्स कैसा रहेगा, ये दोनों की वजह से नेट फोर्स रहेगा, नेट फोर्स ऑन चार्ज Q पे नेट फोर्स कैसा रहेगा, चार्ज Q इट इज़ सपोज इट इज़ वेक्टर F, इट इज़ इक्वल टू वेक्टर Fe प्लस वेक्टर Fm। फोर्स, नेट फोर्स किसकी वजह से रहेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स एज वेल एज मैग्नेटिक फोर्स की वजह से रहेगा। सो हमने प्लस कर दिया। ठीक है, तो Fe की वैल्यू क्या है, हम सब्सटीट्यूट करेंगे Q इंटू E, प्लस Fm की वैल्यू क्या है, हम सब्सटीट्यूट करेंगे Q इंटू V क्रॉस B। ओके, तो हम Q को कॉमन निकालते हैं, वी गेट वेक्टर E प्लस वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। ठीक है, तो दिस इज नोन एज लॉरेंट्स
law. This is the equation of Lorentz force law. This is equation of Lorentz force law. ओके, F को लिख लेती हूँ मैं, और इसको ऐसे ब्रैकेट करने की आदत डालिएगा. जो मेन इक्वेशन रहता है उसको ऐसे ब्रैकेट करते जाइए. ओके, तो समझ में आया लॉरेंट्स फोर्स लॉ. तो अब ये लॉरेंट्स फोर्स लॉ का इक्वेशन हमको क्या मिला है? वेक्टर F इज इक्वल टू Q इंटू ब्रैकेट वेक्टर E प्लस वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B. ओके, समझ में आया? ये आपको लिखना है. अभी आप स्क्रीनशॉट ले लो और बाद में इसको लिखिएगा. ठीक है. अब इसके बाद में ये जो इक्वेशन है, तो इसके लिए हम देखेंगे ये इक्वेशन आपने जो निकाला है उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस है. तो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लॉरेंट्स फोर्स लॉ. तो ये आपको देखना है. पहले तो हमको ये इक्वेशन को कंसिडर करना है. क्या इक्वेशन है हमारा? यहाँ पे ऊपर मैं लिखती हूँ F इज इक्वल टू वेक्टर F इज इक्वल टू, अभी हमने निकाला Q इंटू ब्रैकेट वेक्टर E प्लस वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B. दिस इज आवर इक्वेशन. ठीक है. तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज. हमको ये मालूम है कि जो फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये चार्ज Q पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, पहले तो वो देखो वो किसके ऊपर डिपेंड है? इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंड है. और स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है कि स्ट्रांग है, कैसी है स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड की, उसके ऊपर डिपेंड है. और जो Q है ना हमारा चार्ज, तो उसके मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड है. ठीक है. तो फर्स्ट पॉइंट को पढ़ेंगे. द फोर्स ऑन द चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. ये फोर्स किसके ऊपर डिपेंड है? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग, कितना स्ट्रॉन्ग है इसके ऊपर, यानी स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, इसके ऊपर डिपेंड है. ठीक है. ऑल्सो ये हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स का. मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स में क्या है? मैग्नेटिक फोर्स का हमारा इक्वेशन क्या है? FM इज इक्वल टू Q इंटू ब्रैकेट V क्रॉस B. तो इट डिपेंड्स अपॉन V पे भी डिपेंड है ना. V इज़ द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज, Q पे तो है ही, चार्ज ऑन Q, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर B एंड द चार्ज Q. ये तीनों पे डिपेंड है. यानी इलेक्ट्रिक फोर्स किसके ऊपर डिपेंड है? हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स का इक्वेशन है सिर्फ Fe इज इक्वल टू QE. तो इट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज Q, दोनों पे ही डिपेंड है. पर मैग्नेटिक फोर्स किसके किसके ऊपर डिपेंड है? इट डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी. ये आपको दिखाई दे रही है वेलोसिटी, इक्वेशन में वेलोसिटी है. मैग्नेटिक वेलोसिटी हो गई एंड चार्ज Q. ठीक है. एंड इट इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन द क्रॉस प्रोडक्ट. ये आपको ब्रैकेट में V क्रॉस B दिखाई दे रहा है ना. इट इज़ नोन एज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर B एंड द चार्ज Q. समझ में आया? तो दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द लॉरेंट्स फोर्स लॉ. इलेक्ट्रिक फोर्स किसके ऊपर? द फोर्स ऑन है ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक चाहिए. द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज Q, चार्ज डिपेंड्स अपॉन सिर्फ Q और E पे डिपेंड है इलेक्ट्रिक फोर्स, बट मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन Q पे भी है, V पे भी है. क्रॉस प्रोडक्ट V क्रॉस B दिखाई दे रहा है ना, तो क्रॉस प्रोडक्ट पे भी है. ठीक है. तो अब हमको देखना है कि ये क्रॉस प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है. V क्रॉस B आपको दिखाई दे रहा है ना, क्रॉस प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है. तो क्या अगर V कैसा होना चाहिए? अगर V पैरेलल है तो फोर्स कैसा रहेगा? अगर V इज इक्वल टू 0 है तो फोर्स कैसा रहेगा? यह अब हमको देखना है. ओके. तो अगर V इज़ पैरेलल टू B, जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है ना, क्या है हमारा FM का इक्वेशन मैं फिर से लिखती हूँ, आप मनोमन लर्न कर लीजिएगा ये इक्वेशन, Q इंटू V क्रॉस B. तो अगर V इज़ पैरेलल टू B, अगर ये V, ये देखो हमने डायग्राम की तरफ देखो, अब हमने एक V भी निकाला हुआ है और B भी है, और ऊपर जो है क्रॉस प्रोडक्ट है V क्रॉस B.
ठीक है। तो अगर ये v पैरेलल है, अगर ये v पैरेलल है किसे, b से, अब ये जो v है ऐसा दिखाई दे रहा है, पर अगर v इज़ पैरेलल टू b, v कैसा है, इट इज़ पैरेलल टू b है, देन अगर v पैरेलल टू b है तो यानी क्रॉस प्रोडक्ट में साइन ज़ीरो की वैल्यू क्या है, साइन ज़ीरो इज़ ज़ीरो। क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है कि वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ओके, पैरेलल है मीन्स थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो a क्रॉस b और साइन ज़ीरो ज़ीरो रहता है, तो a क्रॉस b की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो हम वैसे ही अगर तो v क्रॉस b क्या हो जाएगा हमारा, अगर v क्रॉस b यानी v b साइन ज़ीरो हो जाएगा, तो एफ ई की वैल्यू क्या, एफ एम की वैल्यू क्या होगी हमारी, ज़ीरो हो जाएगी। तो हमारा एफ एम क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। इफ़ वी इज़ पैरेलल टू बी, तो वी इज़ पैरेलल टू बी है। अब वी क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या आएगा, इट इज़ वी बी साइन थीटा। ठीक है, तो पैरेलल है मीन्स थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। सो वी गेट दिस एफ एम की वैल्यू हमको क्या मिलेगी, इट इज़ इक्वल टू एफ एम इज इक्वल टू ज़ीरो मिलेगा। ठीक है, अब v इज सेकंड केस देखेंगे। इफ़ v इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर v ज़ीरो है मीन्स वेलोसिटी नहीं है, ज़ीरो है, तो चार्ज कैसा हुआ, स्टेशनरी हुआ, उसको वो मूव ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो v ज़ीरो है तो एफ एम की वैल्यू, एक तो v ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो है तो एफ एम नेचुरली क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है, और थर्ड में अगर v और b में कुछ एंगल है, ठीक है, v और b में कुछ एंगल है, तो क्या होगा कि v क्रॉस b इज़ अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। v क्रॉस b भी एक वेक्टर बन जाएगा, कुछ भी एंगल रहो, 45 डिग्री 50 डिग्री कुछ भी एंगल रहो, तो ये v क्रॉस b एक वेक्टर रहेगा, और वो कैसा रहेगा, v और b को वो परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है, तो इट इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द वेक्टर्स v एंड b। ओके, तीन केसेस समझ में आए। पहले तो v, अगर v पैरेलल है तो हमारा मैग्नेटिक फोर्स ज़ीरो हो जाता है। v इज़ इक्वल टू ज़ीरो है यानी चार्ज स्टेशनरी है, तो वहाँ पे अगर चार्ज स्टेशनरी है तो मैग्नेटिक फोर्स ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, देन अगर v एंड b मेक सम एंगल, कुछ भी एंगल, अगर उनमें कोई भी एंगल है, थीटा इज इक्वल टू एनी वैल्यू, देन जो v क्रॉस b है ये क्या होगा, एक वेक्टर होगा। इट इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग दिस v एंड b। ठीक है, समझ में आया। तो ये तीन केसेस को आपको अच्छे से करना है। तीनों केसेस इम्पोर्टेंट है, और तीनों केसेस ये आपको इसके स्क्रीनशॉट ले लेनी है, मैं लगे तो सब इरेज कर लेती हूँ, और आपको ये लिखना है। ओके, समझ में आया यहाँ तक। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, वाई मैग्नेटिक फोर्स नेवर डज एनी वर्क ऑन द मूविंग चार्जेस। मैग्नेटिक फोर्स कभी वर्क नहीं करता है कोई भी मूविंग चार्ज पे। ठीक है, वाई मैग्नेटिक फोर्स नेवर डज एनी वर्क ऑन मूविंग चार्जेस। ठीक है, तो पहले तो हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फोर्स यानी क्या है, उसका इक्वेशन हमको मालूम है कि मैग्नेटिक फोर्स इज़ गिवन बाय द इक्वेशन एफ एम इज इक्वल टू क्यू इंटू ब्रैकेट वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी। ओके, तो ये है मैग्नेटिक फोर्स का इक्वेशन। और अभी हमने देखा कि इट मेक्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर। मैग्नेटिक फोर्स का यानी अभी हमने ये डायग्राम देखी थी कि यहाँ पे v क्रॉस b है, और यहाँ पे हमारा है v, और यहाँ पे हमारा है b। अभी ये डायग्राम देखी थी हमने कि ये फिर कैसा है, v क्रॉस b, इट मेक्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल v पे ये कैसा है, परपेंडिकुलर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अब मैग्नेटिक फोर्स इज़ परपेंडिकुलर टू द, इट ऑल्सो वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर है, मीन्स इट इज़ ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द चार्ज पार्टिकल। डिस्प्लेसमेंट में भी वो परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं किसका, मैग्नेटिक फोर्स एफ एम और वेलोसिटी v का, अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो ये डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, ज़ीरो आता है। वाई ज़ीरो आता है, ज़ीरो क्यों आता है, बिकॉज वी नो दैट ए वेक्टर, ए डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू ए बी
कॉस ऑफ थीटा, ए बी कॉस थीटा आता है। अब कॉस 90 परपेंडिकुलर है तो ए बी कॉस 90, कॉस 90 मीन्स वी गेट द वैल्यू 0। एफ एम डॉट वी, और वी ये इन दोनों का कैसा आएगा, एफ एम इंटू वी इंटू कॉस 90, तो वैल्यू क्या आएंगी, ये 0 आएंगी। ठीक है, वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। यानी हम बोल सकते हैं कि अब if we take the dot product of Fm, E means magnetic force, and velocity v, then it is equal to 0. So we say that magnetic force never does any force on the moving charges. इसकी वजह से ये 0 आता है, तो हम कह सकते हैं कि कोई भी मैग्नेटिक फोर्स कुछ भी डज नॉट और नेवर डज एनी वर्क ऑन द मूविंग चार्जेस। ओके, तो समझ में आया। तो ये आपको इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर रखना है, ये 1 मार्क्स के लिए आ सकता है ये क्वेश्चन। मैं इरेज कर लेती हूँ, सिर्फ ये इक्वेशन लिख के रखती हूँ। वेक्टर एफ एम इज इक्वल टू क्यू इंटू वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी। ओके, और ये आंसर आपको लिखा के मैंने दिया है, आपको ये आंसर राइट डाउन करना है। ठीक है, समझ में आया। तो ये आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो अब हमको देखना है व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फोर्स इन अ वेक्टर फॉर्म। मैग्नेटिक फोर्स का रिलेशन क्या है, तो वेक्टर फॉर्म में क्या रिलेशन है, वेक्टर एफ हमारे पास था मैग्नेटिक फोर्स, वेक्टर एफ एम इज इक्वल टू क्यू इंटू वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको अब हमको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो वेक्टर एफ एम इज इक्वल टू क्यू, इसको डिटर्मिनेंट में लिखेंगे वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी इंटू ये यूनिट वेक्टर लिखना है वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो वी गेट क्यू वी बी साइन थीटा और ये एन। ठीक है, तो ये थीटा क्या है, वेयर थीटा इज़ द एंगल बिटवीन वेक्टर वी एंड वेक्टर बी, एंड एन क्या है, एन इज़ द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यूनिट वेक्टर की वैल्यू कितनी रहती है, 1 रहती है। ठीक है, हुज मैग्नीट्यूड इज़ 1 इज़ नोन एज यूनिट वेक्टर। ठीक है, समझ में आया। तो एफ एम की वैल्यू ये भी है, ये दोनों आप याद रखिएगा। व्हाट इज़ द वेक्टर फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, एफ एम इज इक्वल टू क्यू इंटू ब्रैकेट डिटर्मिनेंट वी क्रॉस बी इंटू एन कैप। N is the unit vector in the direction of force and theta is the angle between the V and B. ओके, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको भी लिखिएगा। ठीक है, ओके, समझ में आया। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज़ टेस्ला। क्या है मैग्नेटिक फील्ड का SI यूनिट क्या है, SI मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपको, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज़ टेस्ला। टेस्ला एक तो स्मॉल लेटर में पूरा नाम लिखना है तो स्मॉल लेटर में लिखेंगे, या ओनली सिंबल यूज़ करना है तो इसको लिखना है कैपिटल T। ठीक है, तो 1 टेस्ला यानी क्या है, इसकी डेफिनेशन हम देखेंगे कि इफ़ द फोर्स F इज़ 1 न्यूटन। ठीक है, अब एक चार्ज Q है, इसके ऊपर अब फोर्स कितना एक्ट हो रहा है 1 न्यूटन, F इज़ इक्वल टू 1 न्यूटन। चार्ज की वैल्यू कितनी है 1 कूलम। ओके, और इट्स मूव विद द स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकंड। देन और ये जो वेलोसिटी है ये कैसी है, इट इज़ परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, परपेंडिकुलर है, ये वेलोसिटी इज़ परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, देन मैग्नेटिक फील्ड इज सेड टू बी 1
टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? 1 टेस्ला। कब बोलेंगे हम मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला है? पढ़ेंगे, देखो ऊपर, इफ़ द फोर्स F इज़ 1 न्यूटन एक्टिंग ऑन द चार्ज ऑफ 1 कूलम मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकंड, कैसे रहेगा? परपेंडिकुलर टू बी, देन मैग्नेटिक फील्ड इज सेड टू बी 1 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा? 1 टेस्ला रहेगा। ठीक है, समझ में आया? 1 टेस्ला क्या रहेगा? मैग्नेटिक फील्ड कब रहेगा? व्हेन 1 न्यूटन फोर्स इतना एक्ट होगा, किसके ऊपर? 1 कूलम चार्ज के ऊपर, और वो चार्ज कैसा मूव होगा? इट मूव्स विथ 1 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी। वो 1 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से मूव हो रहा है चार्ज। वो कैसा मूव हो रहा है? 1 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से मूव हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा? 1 टेस्ला। ओके, ये समझ में आया? तो 1 टेस्ला मैं यहाँ पे लिखती हूँ, 1 टेस्ला इट इज़ इक्वल टू 1 न्यूटन, ये अप्लाई होगा पर 1 कूलम, है ना? 1 कूलम, और पर मीटर पर सेकंड, तो मीटर को नीचे रखेंगे, पर सेकंड ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आएगा? आया क्या आपको? देखो 1, ये मैं कैंसिल करती हूँ, 1, 1 मिनट मैं इसको इरेज कर देती हूँ। 1, ये जो है 1 न्यूटन पर सेकंड कैसा आया? इट इज़ इक्वल टू 1 न्यूटन, इतना फोर्स अप्लाई हो रहा है ऑन चार्ज पर चार्ज कूलम। ठीक है, और उसके ऊपर वेलोसिटी कैसी है? मीटर पर सेकंड, तो ये पर सेकंड जो है वो ऊपर चला जाएगा। इट इज़ 1 न्यूटन सेकंड पर कूलम मीटर। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। ओके, तो इसको हम कैसा लिखेंगे? 1 मिनट मैं इसको इरेज कर देती हूँ, आपको समझ में आया होगा तो। फिर से फ्रेशली लिखेंगे, 1 टेस्ला इट इज़ इक्वल टू 1 न्यूटन सेकंड पर कूलम मीटर। ठीक है, क्योंकि हमारा B कैसा है? B इज़ इक्वल टू F इंटू क्यू वी। ये समझ में आया? वाई ये ऐसा क्यों आया? बिकॉज F की वैल्यू क्या है हमारे? Q इंटू बी इंटू वी है। ठीक है, तो इसके ऊपर से हमने निकाला ये ऐसा। हम यहाँ पे वेक्टर फॉर्म नहीं ले रहे, सिर्फ मैग्नीट्यूड फॉर्म ले रहे, तो इसलिए हमारा अब F का यूनिट क्या है? न्यूटन, Q का यूनिट क्या है? कूलम, और V का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। ठीक है, बाजू में मैंने लिखा है। ठीक है, तो टेस्ला T इट इज़ द SI यूनिट ऑफ, इज SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। किसका यूनिट है? मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या है? टेस्ला। ठीक है, और एक दूसरा अनदर यूनिट भी है मैग्नेटिक फील्ड को, ये भी आपको याद रखना है। अनदर यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या है? दूसरा यूनिट मैग्नेटिक फील्ड का, इट इज़ गॉस। क्या है? गॉस है। और व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन टेस्ला एंड गॉस? 1 टेस्ला इट इज़ इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर 4 गॉस। 1 टेस्ला इट इज़ इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर 4 गॉस। ये आपको याद रखना है। दूसरा यूनिट क्या है मैग्नेटिक फील्ड का? गॉस है, और 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर 4 गॉस है। ठीक है, ये याद रहेगा आपको। ओके, ये भी लिख लो, या अभी इसका स्क्रीनशॉट लेकर बाद में लिखना इसको। समझ में आया? अब हम इसके डायमेंशंस निकालेंगे। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? ये निकालेंगे। तो अब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है? B इज इक्वल टू F अपॉन क्यू वी। ठीक है, तो डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ F अपॉन क्यू वी। ठीक है, तो F के डायमेंशंस, फोर्स के डायमेंशंस क्या है? L1 M1 T रेज़ टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय Q के डायमेंशंस क्या है? Q चार्ज के, L0 M0 T1 A1। करंट I1 भी ले सकते हैं, यहाँ पे I भी ले सकते हैं एक ही जगह। ओके, और दूसरा V की V यानी
वेलोसिटी है, वेलोसिटी के डायमेंशंस क्या है, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी, मीटर पर सेकंड रहता है ना, मीटर यानी 1 प्रेजेंट, एल प्रेजेंट, पर सेकंड मास एब्सेंट, और पर है इसलिए t⁻⁻1। दीज आर द डायमेंशंस ऑफ v। इसको सॉल्व करेंगे। एल 1 है और यहाँ पे भी 1 है, 1 - 1 यानी मीन्स इट इज़ 0। m 1 है, यहाँ पे दोनों यहाँ 0 1 है तो 1 ही रहेगा, 0 है दोनों यहाँ, तो यहाँ पे 1 रहेगा। t⁻⁻2 क्योंकि ये 1 और -1 0 हो जाएगा, ऊपर का ही रहेगा -2, और a⁻, क्या रहेगा, a का ऊपर हो जाने के बाद में -1 हो जाएगा। दीज आर द डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और एक जगह कहीं कोई बुक में आपको I भी दिखेगा, वो भी राइट है, यानी ये I-1। दीज आर द डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो ये आपको लिख लेना है, और आपको ये अभी स्क्रीनशॉट ले लो और बाद में इसको लिख लो। These are the dimensions of L0, M1, t⁻⁻2, a⁻⁻1। These are the dimensions of magnetic field. ओके, समझ में आया? तो ये पूरा हमारा यहाँ पे आज का टॉपिक ख़त्म होता है। अगले लेक्चर में हम आगे का टॉपिक देखेंगे। आगे के टॉपिक में हम देखेंगे कि हाउ द चार्ज पार्टिकल ट्रैवल्स विथ वेलोसिटी v थ्रू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और आगे भी डिफरेंट सिचुएशंस देखेंगे। ओके, ठीक है, देन इसको पढ़िए, राइटिंग करिए पहले और फिर पढ़िएगा। ओके देन, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।